प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर जयशंकर मिश्र की पुस्तक से समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता पेज संख्या 552 से 644 तक रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य हेडिंग है व्यक्ति के आर्थिक जीवन की दार्शनिक पीठिका, वार्ता का अर्थ और महत्व, आर्थिक जीवन के विकास क्रम की आधारशिला, कृषि, सिंचाई और तत्संबंधी व्यवस्था, कृषि कर, भाग, भोग, बलि, कर, धान्य, हिरण्य, उद्दंग और उपरी कर, प्रतिभाग, कूटक, कृषि संबंधी श्रम और श्रमजीवी, भूमि स्वामित्व का विश्लेषण, भूमि पर राजा का स्वामित्व, व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व, भूमि पर सामूहिक स्वामित्व, उद्योग और व्यवसाय, ऐतिहासिक पर्यवेक्षण, आंतरिक व्यापार या वाणिज्य, व्यापारिक मार्ग, स्थल और जलमार्ग, माप, तौल और मूल्य, शुल्क, श्रेणी, संगठन का अर्थ, उद्भव और उत्कर्ष, श्रेणी का संगठन और उसका संवैधानिक रूप, श्रेणी संगठन के विविध कार्य। ठीक, इन मुख्य बिंदुओं को हम लोग केंद्र में रखकर रिकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो एक तरफ से रिकॉर्डिंग किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 552, समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार वार्ता। प्राचीन काल में समाज का उत्कर्ष मनुष्य के आर्थिक जीवन की संपन्नता, समुन्नति और सुख सुविधा पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भौतिक और लौकिक सुख उसके जीवन के आर्थिक विकास से प्रभावित होता रहा है। यह सही है कि समय समय पर मनुष्य के आर्थिक कार्यक्रम उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप घटते बढ़ते हैं और कभी कभी परिवर्तित भी होते रहे हैं, किंतु आर्थिक जीवन का मूल्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार तद्भव रहा है, जिन्हें भारतीय शास्त्रकारों ने वार्ता के अंतर्गत विवेचित किया है। आज भी विश्व का समाज इन्हीं आधारों पर टिका है। यद्यपि निश्चित स्थितियों के अंतर्गत कृषक और औद्योगिक वर्ग के सदस्यों द्वारा निश्चित कार्यक्रम की अपेक्षा की जाती रही है, तथापि यह भी सत्य है कि निश्चित परिस्थितियों के कारण उनके कार्यक्रमों में समयानुसार संशोधन और परिवर्तन भी होते रहे हैं। अतः आर्थिक जीवन को उत्प्रेरित करने वाली ये प्रवृत्तियां प्रत्येक युग में सहज रूप से स्वभावतः उद्भूत होती रही है, जो समाज को पुष्ट और स्वस्थ बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही है तथा इससे व्यक्ति और समाज का विकास स्वाभाविक गति से होता रहा है। व्यक्ति के आर्थिक जीवन की दार्शनिक पीठिका, व्यक्ति के आर्थिक जीवन की दार्शनिक पीठिका। आर्थिक कार्यक्रम व्यक्ति का मानवीय संबंध ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंध भी अभिव्यक्ति करता है। वह अपने कार्यों और योजनाओं से अपनी तथा अपने परिवार और अपने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वांछित वस्तुओं की ग्राह्यता और उसका उपयोग वस्तु को उत्पादन अथवा व्यवस्थित रूप में सुलभता के लिए किए जाने वाले प्रयत्न से संबद्ध माना जाता है। जो व्यक्ति का मानवीय स्वरूप उद्घाटित करता है, अपने आर्थिक प्रयत्नों और योजनाओं से मनुष्य अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे उसका भरण पोषण होता है। इसके अंतर्गत वह भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य वांछित पदार्थों को भी ग्रहण करता है। इसके साथ उद्योग और उसकी उत्पादित वस्तुएं और लाभ
प्राप्त करने से निमित्त सेवाओं का शोषण भी समाज में होता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं संसार के सभी समाज में समान रूप से विकसित हुई। परिणाम स्वरूप समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग बन गए, जिनके कारण प्रत्येक समाज प्रभावित होता रहा। कालांतर में धनी और निर्धन ये दोनों वर्ग उच्च और नीच कर्म के रूप में विकसित हुए। समाज में 80 कोटि विभव सेठी जैसे धनवान हो गए, जो स्वर्ण से पृथ्वी को ढकने की स्थिति में थे। किंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग थे जो मासक और अर्धमासक ही कमा पाते थे तथा किसी प्रकार अपना और अपनी मां का पोषण कर पाने में सफल होते थे। भारतीय समाज का आर्थिक विकास पुरुषार्थ के जीवन दर्शन के माध्यम से हुआ है, जिसमें अर्थ एक प्रधान तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्णाश्रम धर्म का पुरुषार्थ से अत्यधिक संबंध रहा है, जो सिद्धांत में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी था। वर्ण और आश्रम के अंतर्गत रहकर व्यक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से दैनिक जीवन की आवश्यकताओं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को तो करता ही था, साथ ही साथ भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष भी करता था। व्यक्ति की मनोकांक्षा प्रायः अनेकानेक वस्तुएं प्राप्त करने की होती है, जो अर्थ के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करती है। इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ को नियोजना की। मनुष्य की मनोवांछित सामग्री की पूर्ति अर्थ द्वारा ही होती रही है। अतः धर्म अर्थ मनुष्य के भौतिक और लौकिक सुख को प्रदान करने वाला विशिष्ट तत्व माना गया है। महाभारत में उच्चतम धर्म मानकर इसकी प्रतिष्ठा और महत्ता स्वीकार की गई है। साथ ही इसे त्रिवर्ग प्रधान आधार तत्व के रूप में माना गया है। कौटिल्य और बृहस्पति जैसे प्राचीन कालीन अनेक भारतीय शास्त्रकारों ने मनुष्य के जीवन में अर्थ की आवश्यकता और महत्ता प्रतिपादित की है तथा इसे संसार का मूल माना है। ऐसे लेखकों ने धर्मशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की भी उपादेयता स्वीकार की है। कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, नारद आदि विचारकों ने धर्मशास्त्र के व्यवहार में अर्थशास्त्र की भी प्रतिष्ठा की है। स्पष्ट है कि अर्थार्जन में धनम का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसके अंतर्गत द्रव्य, वित्त, स्वाप, तेयम, हिरण्यम आदि को भी ग्रहित किया गया है। वस्तु धन की अभिव्यंजना संपत्ति से ही की गई है। धन संपत्ति का आकलन अर्थ के ही रूप में किया गया है, जो मनुष्य की भौतिक उपलब्धि से संयुक्त रही है। वार्ता का अर्थ और महत्व। प्राचीन काल में अर्थ अथवा धन के उपार्जन से संबंधित कार्य विशेष के लिए वार्ता शब्द का व्यवहार किया जाता था। अतः वार्ता शब्द मनुष्य के आर्थिक जीवन के कार्य कलापों से संबंधित था। वार्ता की व्याख्या कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से की गई है। कौटिल्य ने वार्ता की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है कि कौटिल्य कहते हैं, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य वार्ता के विषय थे। धान्य, पशु, स्वर्ण, कुप्य और विशिष्ट मतलब कारीगरी जैसे वार्ता के साधन से राजा अपने कोष और सेना को बलशाली करके शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता था। ऐसा कौटिल्य लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में। महाभारत में यह उल्लेखित है कि वार्ता से संसार का पोषण होता था, इसलिए वह लोक का मूल था। इसे सर्वदा धारण अथवा अनुसरित करना चाहिए। मनु ने भी वार्ता के महत्व को स्वीकार किया है तथा व्यवहारिक और लोक ज्ञान के लिए उसे अनिवार्य माना है। कौटिल्य ने राजा के लिए वार्ता का अध्ययन करना अनिवार्य माना था। कोशकार अमर सिंह ने
कोशकार अमर सिंह ने वार्ता को जीविका के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किया है। रामायण में तो इसे लोक में सुख प्राप्ति का साधन माना गया है। राम जब भरत से मिले तब उन्होंने वार्ता में संलग्न कृषि गोरक्षा जीवी जन समुदाय की कुशलता पूछी थी। वार्ता की प्रतिष्ठापना के विषय में मत्स्य पुराण में कहा गया है, जब द्वापर बोधित युग भेद के साथ मति भेद उत्पन्न हुआ, तब मनसा कर्मणा और वाचा कृच्छता पूर्वक मतलब कठिनता से वार्ता की व्यवस्था की गई। वस्तुतः वार्ता शब्द वृत्ति से निकला है, जो व्यवसाय और निमित्त किए जाने वाले कार्य से संबद्ध है। पुराणों के अनुसार बीजों को उत्पन्न करने के लिए वार्ता की नियोजना की गई। विष्णु पुराण में इसे एक विद्या मानकर कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को इसमें समाविष्ट किया गया है। 12वीं सदी के लेखक हेमचंद्र ने भी वार्ता को वृत्ति से संबंधित माना है। अतः स्पष्ट है कि वार्ता का संबंध वृत्ति से था तथा वृत्ति के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का सन्निवेश था। निश्चय ही आर्थिक जीवन के विकास क्रम में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जैसी वृत्तियों का प्रयोग प्रमुख योग था तथा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान में इसका उल्लेखनीय महत्व था। आर्थिक जीवन के विकास क्रम की आधारशिला। भारतीय समाज के आर्थिक जीवन का विकास क्रमशः हुआ। वैदिक युगीन प्रारंभिक आर्यों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अधिक सुगठित और सुव्यवस्थित नहीं थी। उस समय लोगों का जीवन आर्थिक दृष्टि से अनुन्नत और विघटित ही था। पूर्व वैदिक युग के लोग प्रधान रूप से पशुपालन और कृषि पर ही निर्भर करते थे। वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में पर्यटन और यायावरी जीवन में अधिक आस्था रखते थे तथा अपने पशुओं को लेकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते थे। उनके घुमंतु जीवन के लिए पशुपालन ही अधिक युक्त था। पशुओं को लेकर वे सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे तथा सदस्यों जैसे विपक्षियों से संघर्ष किया करते थे। इस प्रकार के संघर्ष की चर्चा पहले भी की जा चुकी है। नागर और ग्राम्य सभ्यता के ऐसे संघर्षों का चित्रण ऋग्वेद में हुआ है, जिसमें इंद्र को दुर्गों को तोड़ने वाला, नगरों को विनष्ट करने वाला और परियों के शत्रु के रूप में विवृत किया गया है। ऋग्वेद में ऐसे अनेक स्थल हैं जिससे विदित होता है कि आर्यों ने अपने यायावरी जीवन को अस्थायी निवास में परिवर्तित करने के लिए अनार्यों से अनेक युद्ध किए। वैदिक समाज में आर्यविश और कृष्टि दो वर्ग हो गए। पहला वर्ग अभिजात वर्ग था, दूसरा वर्ग साधारण वर्ग था। बाद में अभिजात वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण और राजन आ गए तथा साधारण वर्ग में कृषि, कला, कुशील और व्यापार का कर्म करने वाले लोग सम्मिलित हो गए। निश्चय ये युद्ध आर्थिक अस्तित्व के निमित्त किए गए थे, जिनमें आर्यों को अपना आर्थिक आधार सुदृढ़ करने में सफलता मिली। फलतः आर्य अस्थायी निवासी ही नहीं हुए, बल्कि जीवन यापन के आर्थिक आधार के भी स्वामी हुए। यहाँ के मूल निवासियों ने से भूमि छीनकर उन्होंने कृषि की ओर अपनी दृष्टि की तथा सर्वप्रथम एक सुव्यवस्थित आर्थिक आधार की नींव उन्होंने रखी एवं पराजित लोगों को दास और दस्यु बना डाला। उत्तर वैदिक युग तक आकर आर्य अत्यधिक साधन संपन्न हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त और क्रियाशील हुई। वे अब पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे, जिसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। आर्थिक दृष्टि से वे अपने समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी हो गए। कृषि कार्य को
का अधिक उन्नत और समुन्नत सुसंपन्न करने के लिए उन्होंने समाज की संरचनात्मक मतलब रचनात्मक आधार पर व्यवस्था की। सैकड़ों की संख्या में बंदी बनाए गए यहाँ के मूल निवासी आर्यों के रक्त के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए थे, जिसका समाधान उन्होंने वर्ण व्यवस्था की रचना करके किया। उन्हें दास अथवा शूद्र के अंतर्गत ग्रहित करके अपनी सेवा में लगा रखा। अतः विजेता के रूप में आर्यों ने अपना विस्तार करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया और यहाँ के मूल निवासियों को आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः अपनी इच्छा पर अवलंबित कर दिया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्यों ने एक नवीन आर्थिक आधार प्राप्त किया, जिसे उन्होंने अनार्यों से हस्तगत किया था और अनार्यों से अपना आर्थिक आधार अनार्यों ने अपना आर्थिक आधार खो दिया, जिसे उन्हें आर्यों को समर्पित करना पड़ा। परिणाम स्वरूप आर्यों की नई नई बस्तियां बसने लगी। धीरे धीरे छोटे और बड़े ग्रामों के विकसित स्वरूप में उनका समाज विस्तृत होने लगा। कालांतर में आकर उनके नगर भी बसने लगे। उनका यह उत्कर्ष उनके आर्थिक जीवन की सुव्यवस्था और सुसंपन्नता के कारण ही संभव हो सका। इस युग तक कृषि और उससे उत्पन्न विविध अन्य उनकी आजीविका के साथ साथ उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बन चुके थे। कृषि संबंधित उनका ज्ञान कोई नया नहीं था। इसकी जानकारी उन्हें भारत में आने के पहले से थी। भारत में उन्हें अस्थायी आवास मिला, इसलिए उन्होंने कृषि के प्रति अधिक रुचि दिखलाई तथा उसके विकास में वे अधिक समर्थ हुए। ऋग्वैदिक युग के पूर्व का उनका जीवन अत्यधिक व्यतिक्रमित, अव्यवस्थित और अनियोजित था। अस्थायी और उपयुक्त आवास के अभाव में तथा जीविका की खोज में वे पर्यटन और भ्रमण का जीवन व्यतीत करते थे। भारत में आने पर उन्हें मनोनुकूल प्रकृति, मौसम और एक विस्तृत उर्वर भूभाग मिला। साथ ही यहाँ के निवासियों को पराजित करने में उन्हें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। इन सब परिस्थितियों ने आर्यों को भारत में अस्थायी निवास के निर्माण में अनुपम योग प्रदान किया। फलस्वरूप अपने आर्थिक जीवन के उन्नयन में संलग्न होकर उन्होंने नवीन आधारशिला रखी तथा कृषि कर्म को प्रधान रूप में ग्रहण कर पशुपालन को गौण रूप प्रदान किया। कृषि, सिंचाई और तत्संबंधित व्यवस्था। कृषि, सिंचाई और तत्संबंधी व्यवस्था। पूर्व वैदिक युग में आर्यों का कृषि संबंधित ज्ञान बहुत अधिक सुव्यवस्थित तो नहीं था, किंतु इसके प्रति उनका आकर्षण उत्साहवर्धक अवश्य था। भूमि को वे हल से जोतते थे, जिसे बैल खींचते थे। सकट खींचने में भी वे बैल का उपयोग करते थे। हल को 6 या 8 या 12 बैल मिलकर खींचते थे। 6 या 8 या 12 बैल मिलकर खींचते थे हल को। हल से जोती गई भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। अन्न के पक जाने पर उसे हाशिए मतलब दांतदार हाथिए, इसे श्रुड़ी कहते हैं, से काटते थे। तदुपरांत गट्ठर अर्थात वर्ष बांध कर ले जाते थे। कटे हुए अनाज खलिहान या खल में इकट्ठा किए जाते थे, जहां उन्हें मंडी किया जाता था, जहां से उन्हें मंडित किया जाता था अर्थात मंडी भेजा जाता था। उन्हें चलनी मतलब तिऊत और सुर्ख से उसाया जाता था, जिसमें भूसा अलग हो जाता था, अनाज अलग हो जाता था। अनाज उसाने वाला धान्य कृत कहा जाता था। अन्न की माप करने वाला बर्तन उर्सदर
उर्सदर कहलाता था, दान मापने वाला बर्तन। आर्य लोग अधिक फसल उगाने के लिए भूमि की सिंचाई भी करते थे। इसके लिए वे कुओं और नहरों का उपयोग करते थे। मनुष्य के कामों में आने वाले कुएं, अवट, अवट तथा पशुओं के काम आने वाले लकड़ी के पात्र, चरहो, द्रोण, आहाव कहे जाते थे। भूमि को सींचने के लिए वे चक्र द्वारा कुएं से पानी खींचते थे, जिसमें चरस अर्थात कोस, वरत अर्थात वरत्रा और गरारी अर्थात अश्मक चक्र का उपयोग किया जाता था। कुएं से निकाला गया पानी चौड़ी नाली अथवा नहरों मतलब सुसीरा भूमि के माध्यम से खेत तक पहुंचाया जाता था। इसके अतिरिक्त वे हलद मतलब पोखरा या तालाब और कुल्या अर्थात नहर द्वारा भी अपने खेतों की सिंचाई करते थे। इस प्रकार वे अपने खेतों को पानी से सींचकर अधिकाधिक उपजाऊ बनाते और फसल को सूखने से बचाते थे। इसके साथ ही वे फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों, टिड्डों और चिड़ियों से सुरक्षा के उपाय भी करते थे। आज की तरह उस युग में भी कभी कभी अधिक जल सुरक्षा के उपाय भी करते थे। कभी कभी अधिक जल मतलब बरसात हो जाता था, कभी कभी कम, परिणाम स्वरूप फसल का नष्ट होना स्वाभाविक था। वर्षा के लिए समय समय पर प्रार्थनाएं की जाती थी, जिससे फसल न सूखे। कृषि से उत्पन्न होने वाले अन्न को वे यव या धान्य कहते थे। यव मतलब जौ। लगता है यह उस काल के लोग तब तक विभिन्न अन्नों का नामकरण नहीं कर पाए थे। यह कार्य उत्तर वैदिक काल में आकर पूर्ण हुआ। ऋग्वैदिक युग के आर्य कृषि के प्रति अधिकाधिक जागरूक थे तथा अब उसके प्रबंधन में वे सम्मिलित होते थे। निश्चय ही इसका ज्ञान उन्हें भारत आने से पूर्व ईरान में ही हो चुका था, जिसकी पुष्टि अवस्था से होती है। अवस्था में करेश, हथ, यवो शब्द उल्लेखित है, जो ऋग्वेद के कृष, शस्य और यव से क्रमशः अभिव्यंजित होते हैं। पशुओं में वे बैल, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी और गधा पालते थे। सुरक्षा के लिए वे कुत्तों का उपयोग करते थे। गाय आदि पशु गोष्ठ नामक स्थान में चरते थे, जिनकी देख रेख गोपाल करते थे। गोपाल अपने अंकुश द्वारा पशुओं को असुरक्षित होने से बचा लेते थे। इन पशुओं का वे कृषि कार्य में समयानुसार उपयोग किया करते थे। उस युग में गाय, घोड़े और अच्छे पशुओं का वे कृषि कार्य में उपयोग करते थे। अच्छे पुत्र धन प्राप्ति के रूप में माने जाते थे। गाय क्रय विक्रय के में माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती थी। ब्राह्मण पुरोहितों को वह प्रायः दक्षिणा में प्रदान की जाती थी, गाय दिया जाता था। यही नहीं, गाय बैल के चर्म से आच्छादन, थैले आदि भी निर्मित किए जाते थे। गोबर से उपली बनाई जाती थी, जिसे हम गोईठी आज कहते हैं। इन्हान गोईठा, गोईठी, चिपरी, ठीक। उपली वही चिपरी को बोलते हैं, उपली। चिपरी को उपली बोला जाता है, अब तो गोईठी पता था है। उत्तर वैदिक काल तक आकर उनकी कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। वे कृषि के निमित्त बैल, गाय आदि पशुओं का उपयोग करते थे। भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए वे खाद के रूप में गोबर, करीस का प्रयोग करते थे। अथर्ववेद में उल्लिखित है कि पशुओं की प्राकृतिक खाद अधिक मूल्यवान थी। अन्न का महत्व समाज में ब्रह्म के रूप में माना जाता था। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित है कि अन्न ही ब्रह्म है।
अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही सबकी आजीविका चलती है। नष्ट होने के बाद सभी अन्न में मिल जाते हैं और अंततो गत्वा एक रूप हो जाते हैं। अन्न उत्पादन के लिए तत्कालीन समाज के लोग अधिक जागरूक थे तथा अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करने में विश्वास करते थे। इसलिए उपनिषदों में अन्नम बहु कुबीरत का स्मरण किया जाता था। कृषि कार्य में ब्राह्मण, पुरोहित और क्षत्रियों को कोई योग नहीं था। वैश्य वर्ण के लोग कृषि कर्म से संबद्ध थे और वे ही उनके विकास में सतत प्रयत्नशील रहते थे। खेतों पर शूद्रों से श्रम का कार्य कराया जाता था जो उनके प्रकार से खेतों की देखभाल करते थे। वे खेतों को ऐसे हल से जोतते थे जिसकी मूठ लकड़ी होती थी। हल में बधे मोटे लंबे बांस को ईसा कहते थे। हल में जो मोटा लंबा बांस बंधा होता था उसे ईसा कहते थे, जिसके ऊपर जुआ अर्थात युग रहता था। हल भारी और बड़ा होता था, इसलिए उसे 6, 8 या 12 या 24 बैल तक खींचते थे। 6 या 8 या 12 या 24 बैल खींचते थे उस जुए को। कृषि को अनुकूल और सफल बनाने के लिए वे इंद्र, कुशल, सुनसी, सीता आदि विभिन्न देवी देवताओं की वंदना में निमग्न रहते थे। अनावृष्टि को रोकने के लिए वे वर्षा के निमित्त स्तुति भी करते थे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विद्युत उत्पाद आदि से फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए वे वेद मंत्र मतलब तंत्र मंत्र का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते थे। इस प्रकार अपनी फसल की रक्षा के लिए वे तरह तरह की पूजन अर्चन करने में संलग्न रहते थे। उनका यह विश्वास था कि पराशक्तियों के पूजन अर्चन से उसके कार्य सफल होंगे और होता भी था संभवतः। उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का प्रसार सिंधु घाटी से लेकर गंगा की घाटी तक हो चुका था। उत्तर भारत का यह प्रदेश अत्यंत उर्वर और उपजाऊ था तथा कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त था। ऐसे विशाल और विस्तृत भूभाग में आर्य फैलकर कृषि कार्य में मग्न हो गए थे। फसल को टिड्डियों से सुरक्षित करने के लिए वे अनेक यंत्रों का उपयोग करते थे। उस युग में टिड्डियों के कारण फसल बहुत नष्ट होती थी, जैसे आज भी होता है। अभी हाल ही में हमारा खेत की चरी उरी सब टिड्डियां नष्ट कर दी है। खेत को जोतने के लिए करसड़, बोने के लिए वसन, काटने के लिए कर्तन और मारने के लिए मर्दन शब्द का व्यवहार करते थे, जिससे लगता है कि वे लोग कृषि कर्म अत्यंत सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न करते थे। खेत की जुताई कृष्णतः तथा अन्य की बुआई वसंततः, वपंतः, लवनी मतलब लूनरतः तथा मडनी तथा लुणतः का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन युग में कृषि अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से होती थी। वर्षा और कुएं के पानी से सिंचाई न हो सकने पर वे नहरों का उपयोग करते थे। इस काल तक आकर वे अनेक प्रकार के अन्य उपजाने लगे थे। बिही और शाली मतलब धान के कई प्रकार विकसित हो चुके थे। शाली मतलब धान, कृष्ण मतलब काला, अशु मतलब शीघ्र उत्पन्न होने वाला, महाव्रीहि मतलब बड़े दानों वाला धान नामक 3 प्रकार के धान का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त तंडुल नामक दूसरे प्रकार के भी धान पैदा किया जाता था। चावल की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती थी और शरद ऋतु में पकती थी।
वर्षा ऋतु में 2 फसलें तैयार हो जाती थी। चावल के अतिरिक्त माश मतलब उड़द, श्यामाक मतलब सांवा, सारिसाका मतलब सरसों, गन्ना, तिल, सड़ आदि भी उत्पन्न किए जाते थे। संहिता ग्रंथों में गोधुम मतलब गेहूं, यव जौ, ब्रीही, माशा, मूसर, मुदग, मास, श्यामाक, तिल जैसे अन्यों का और क्रंधु, न्युग्रोध, कुवल, बदर, बिल्व, आमलक, अश्वत्थ आदि लाभप्रद वृक्षों का भी उल्लेख हुआ है। बृहद्रायक उपनिषद से विदित होता है कि इस युग में ब्रीही मतलब धान, यव मतलब जौ, तिल, मास मतलब उड़द जिसे हम उड़दी का दाल कहते हैं, अड़ू मतलब सामा, प्रियंगड़ मतलब कांगनी, गोधुम मतलब गेहूं, मसूर, खल मतलब बाल और खलकुल मतलब कुल्थी नामक 10 प्रकार के ग्रामीण अन्न उत्पन्न होते थे। अष्टाध्यायी में कृषि संबंधित अनेक शब्दों का उल्लेख हुआ है। कृषिवल मतलब किसान, हल मतलब शेर, हलयती मतलब हल चलाना, हली मतलब बड़ा हल, कर्ष मतलब जुताई, वास मतलब बुआई, मूला बहरल मतलब निराई, लवन मतलब कटाई, खल मतलब खलिहान, निष्पाव मतलब बरसाई आदि शब्दों का विवरण पाणिनि ने दिया है। उस युग में फसल के नाम से खेतों के नाम होने लगे थे, जैसे ब्रहेय बिहिया धान का खेत, सालीय मतलब साली जड़हन का खेत, यव्य मतलब जौ का खेत, यवक मतलब यवक नामक चावल का खेत, पष्टिक्य मतलब साष्टी का खेत, तिल तैलीन मतलब तिल का खेत, मास्य मासुल्य मतलब उड़द का खेत, उम्मे औमीन मतलब अलसी का खेत, भंग भांगी मतलब भांग का खेत। एक तो मेरे यहाँ फिर से जम गया भंगेड़ा इस वर्ष। ईख की खेती से गुड़ आदि विभिन्न पदार्थ बनाए जाते थे। फलों में आम, जामुन और बेल का उल्लेख पाणिनि ने किया है। मंजिट मतलब मंजिट और नील मतलब नील की खेती की जाती थी। नीली एक प्रकार का नीला पौधा था जिससे वस्त्र रंगे जाते थे। पाणिनि ने विल्यादिगढ़ के अंतर्गत गवेदुका मतलब गढ़ हेरुआ का भी उल्लेख किया है जो गोभी के लिए प्रयुक्त होता था। अष्टाध्यायी से विदित होता है कि उस युग में भी वर्षा न होने से अवग्रह सूखा पड़ जाता था। अवग्रह मतलब सूखा पड़ जाता, इसलिए फसल की सिंचाई कूपों और कुल्लियों मतलब नहरों से की जाती थी। सस्य या फसलें 2 प्रकार की होती थी, कृष्णपक्ष और अकृष्णपक्ष। कृष्णपक्ष उस फसल को कहते थे जो कृषि द्वारा उत्पन्न की जाती थी और कृष्णपक्ष उस फसल को कहते थे जो स्वतः जंगलों में आदि विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हो जाता था। इसके अंतर्गत प्रायः निवार जैसे जंगली धान्य ग्रहित किए जाते हैं। अष्टाध्यायी के उल्लेख के अनुसार उस युग में प्रायः 3 फसलें बोई जाती थी। एक वसंत ऋतु में जिसे वासंतक कहा जाता था, दूसरी ग्रीष्म ऋतु में जिसे ग्रायमास कहा जाता था तथा तीसरा आश्विन में जिसे आश्वयुज कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के नाम से विख्यात थी जिसमें विभिन्न फसलें उगाई जाती थी। कृषि की अयोग्य भूमि को ऊसर या ऊसर माना जाता था जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो पाता था। दूती हुई भूमि को हल या सित्य के नाम से अभी ही
किया गया था। जीविका चलाने के लिए पशुपालन भी किया जाता था। जहां पशु चरते थे उसे गोचर और ब्रज कहा जाता था। सूत्रकाल में भी कृषि जीविकोपार्जन का साधन प्रधान आधार थी। अधिकाधिक लोग कृषि कार्य में ही संलग्न होते थे। वैश्य वर्ग के लोग कृषि कर्म से संबद्ध थे। सांख्यायन गृह सूत्र से विदित होता है कि उस काल में बैलों द्वारा हल चलवाया जाता था। हल चलाते समय मंत्रों थे की अभिव्यक्त की जाती थी मंत्रों की अभिव्यक्त की जाती थी ताकि फसल अच्छी हो। धान्य और यव उस काल की प्रमुख फसल थे। आज भी हम देखते हैं कि जब रोपनी शुरू होता है तो हम लोग डाला पूजते हैं, वही परंपरा है। उस समय भी बंजर अथवा ऊसर भूमि रहती थी जिसमें कुछ भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन की भी प्रधान धंधा था तथा विभिन्न पशुओं को विस्तृत भू क्षेत्र में चराया जाता था। गाय, बैल, महिष, भेड़, बकरी, घोड़े, गधे आदि अनेक प्रकार के पशु पाले जाते थे जिसमें भार और सवारी गाड़ी चलाई जाती थी। व्यापारी वर्ग अनाज आदि विभिन्न सामानों को लाद कर दूरवर्ती प्रदेशों तक जाते थे और क्रय विक्रय करके अपने निवास स्थान पर लौटते थे। बौद्ध युग तक आकर कृषि का समुचित विकास हो चुका था। खेत को हल से जोतते थे जिसे प्रायः दो से अधिक बैल खींचते थे। 2 बैल तो हमारे समय में भी खींचते थे, अभी हाल ही में कुछ दिन बाद नष्ट हो गया। एक बैल मर गया तो एक बेच दिया गया। फसल पकने पर उसे काटते थे और काटने के बाद खल मंडल खलिहान में आते थे। इस युग में अनेक प्रकार के अनाज पैदा किए जाते थे। बाजार, चना, मटर, गेहूं, उर्द, साली मतलब धान, ब्रीही धान है, तंडुल धान है, ईख, गन्ना, नारियल आदि की खेती होती थी। मिर्च, अदरक, राई, लहसुन, जीरा आदि भी उत्पन्न किए जाते थे। उस समय आम, सेब, जम्बू फल मतलब जामुन, ठीक, काली वाला जामुन, अंजीर, अंगूर, केला, खजूर आदि अनेकानेक फल भी पैदा किए जाते थे। जातकों से विदित होता है कि उस युग में लोग पशु चालित वाहनों से दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे, अतः पशुपालन भी उस युग की प्रधान व्यवसाय था। जैन साहित्य में भी कृषि से संबंधित अनेक उल्लेख मिलते हैं। 3 प्रकार की फसलें उस युग में भी उत्पन्न की जाती थी: क्षैत्रिक, आरामी, आटवी। जो वस्तु खेतों में उत्पन्न की जाती थी या होती थी उसे क्षैत्रिक बोलते हैं या कहा जाता है। जो उद्यानों अर्थात आरामों में पैदा की जाती थी, बागान वगैरह बनाकर, वह आरामी तथा जो जंगलों में उत्पन्न होती थी उसे आठवीं। क्षैत्रिक भूमि भी 2 तरह की होती थी, एक सेतु, दूसरा केतु। सेतु नामक भूमि सिंचाई के कृत्रिम साधनों से सिंचित होती थी तथा केतु नामक भूमि की सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती थी। हल को कुलीय और नंगल कहा जाता था। साधन संपन्न व्यक्तियों के खेतों पर अधिक व्यक्ति काम करते थे तथा अधिक संख्या में हल चलते थे। अनाज को 80 एही से काटते थे तथा कट्टर से साफ करते थे। अनेक प्रकार के अनाजों का उल्लेख जैसे यव, गोधूम, साली, माश, चढ़क मतलब चना, मुद्दक, इच्छू मतलब गन्ना, कपास, खोब, उड़ीय, लवंग, पिपल, सिगवेर, तंबोल आदि क्षैत्रिक उपज थे। अनार, अंगूर, आम्र, सेब, अंजीर, खजूर आदि विविध फसल
और युथिका, मल्लिका, चंपक, मोगर, कुंद, वसंती आदि विभिन्न प्रकार के फसलें आरामिक उपज के अंतर्गत आते थे। जम्बू, अशोक, पलाश, दांडीम, बिल, चंदन आदि आर्टिक उपज थे, जिनका उल्लेख हमें जैन साहित्य ग्रंथों में मिलता है। मौर्यकालीन मौर्य युगीन यूनानी लेखकों ने भी भारतीय भूमि की उर्वरता की प्रशंसा की है तथा विभिन्न प्रकार के अनाजों और फसलों का उल्लेख किया है। धान, गेहूं, जौ, दाल, फल आदि का वर्णन उनके द्वारा हुआ है। कौटिल्य ने कृषि व्यवस्था पर विस्तार से विचार किया है तथा कृषि योग्य भूमि को विस्तृत करने का सुझाव दिया है। उसने परती भूमि और वन को भी भूमि योग्य बनाने की सलाह दी है। उपज में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के खादों के उपयोग का निर्देशन भी उसने दिया है। पशुओं की हड्डी और गोबर की मिली जुली खाद उस समय खेतों में दी जाती थी। कभी कभी बीज के अंकुरों को पुष्ट करने के लिए ताजी मछलियां भी खाद के रूप में खेतों में डाली जाती थी। उसके अनुसार हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थों को सीता कहते थे। उसके मुख्य अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। उसने 3 फसलों की चर्चा की है, क्रमशः वर्षा के प्रारंभ, मध्य और अंत में बोई जाती थी। साली मतलब अगहनी धान, ब्रेही धान, कोदो, कदुआ, तिल, कुकनी, दारक, वरक, लोबिया, ये 7 अन्य वर्षा के प्रारंभ काल में बोए जाते थे। मूंग, उड़द और सिंग मतलब बोड़ा वर्षा के मध्य भाग में तथा कुसुम्ब, मसूर, कुथकी, जौ, गेहूं, मटर, अलसी और सरसों वर्षा के अंत में। वह लिखता है कि सीताध्यक्ष को चाहिए कि खेती के लिए जल की कमी बेसी के अनुसार किरदार क्षेत्र धान बोने योग्य खेत में बोने योग्य, हेमंत काल में बोने योग्य अथवा ग्रीष्म काल में बोने योग्य बीज यथा समय बोआए। वो आगे लिखता है कि सभी फसलों में साली धान्य आदि की फसल उत्तम होती है, क्योंकि इसमें पारिश्रमिक और व्यय कम करना पड़ता है तथा उत्पादन अधिक होता है। केला आदि फलों की फसल मध्यम होती है और ईख की फसल अधम। ईख की बुआई में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मतलब ईख अर्थात गन्ने की बुआई में। इसकी खेती अत्यंत व्यय साध्य होती है। कुम्भेड़ आदि लताओं के फल का उत्पादन करने के लिए वह खेत अच्छा होता है जहाँ जल अत्यधिक निकट हो, जल का फेन टकराता हो। पिपली, मृद्दिक तब अंगूर और ईख के लिए उत्तम खेत वह है जिसके आसपास जल का बहाव हो। साग और मूली कुएं के निकटवर्ती स्थान पर बोनी चाहिए। साग सब्जी मतलब हरित पर्यंत स्थान किसी नाले या तालाब का गीला किनारा पर सुगमता पूर्वक उत्पन्न होती थी। सुगंधित द्रव्य भोज्य मतलब औषधि, उसीर तो खस, फिब्बेर मतलब नेत्र वाला, पिंडालू, रतालू, शकरकंद जिसे कहते हैं आदि पैदा करने के लिए बीच में तालाब से घिरा खेत उत्तम होता था। बीच में तालाब हो, अगल बगल खेत हो, तो वहां पर शकरकंद, नेत्र वाला, खस, औषधि वगैरह ये सब बोने में अत्यधिक सुविधाएं होती थी। सिंचाई के लिए कौटिल्य ने कुएं, तालाब और नहर का उपयोग करने की सलाह दी है। कृषि के विकास के निमित्त राजा को जनहित
हितकारी कार्य में संलग्न रहने के लिए कौटिल्य ने सलाह दी है। दुर्भिक्ष को अवरुद्ध करने के लिए राजा का यह कर्तव्य था कि वह कृषि के विकास में योग दे। इसके लिए राजा अपनी प्रजा को कर मुक्त कर देता था। अगर दुर्भिक्ष के समय राजा द्वारा प्रजा की कोई रक्षा नहीं हो सकती थी, तब सारी प्रजा सामूहिक रूप से दूसरे राज्य में चली जाती थी। महाकाव्य में भी कृषि कर्म का उत्तम वर्णन मिलता है तथा तत्कालीन कृषि व्यवस्था का उसमें व्यवस्थित चित्रण किया गया है। रामायण में एक स्थल पर राम ने भरत से कहा है कि वार्ता शास्त्र के अनुकूल व्यक्तियों का कृषि तथा गोरक्षा में संलग्न रहना सुख प्राप्ति है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम के राज्य में कृषि का उत्तम उन्नयन हुआ था। दोनों महाकाव्यों में विदित है कि कौशल, वत्स, मत्स्य, मिथिला आदि प्रदेश कृषि की उपज के लिए विख्यात थे। इस युग में क्षत्रिय शासकों द्वारा खेतों में हल चलाना कृषि कर्म की महत्ता प्रदर्शित करता है। यज्ञ के नियम के अनुसार राजा जनक ने खेत जोता था तथा सीता की प्राप्ति की थी। यज्ञ के नियम के अनुसार राजा जनक ने खेत जोता था तथा सीता की प्राप्ति की थी। वैष्णव यज्ञ को संपन्न करते समय दुर्योधन ने भी खेत में हल चलाया था। उस युग में कृषि कार्य करने वाली द्विजातियां भी थी। कृष्ण ने अपने को कृषि कर्म करने वाला घोषित किया था। विदुर के अनुसार कृषि कार्य का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति समिति की सदस्यता के लिए अयोग्य था। कौशल, मत्स्य, वत्स जैसे अन्य प्रदेश कृषि की दृष्टि से अत्यंत उर्वर और समृद्ध थे। रामायण में उल्लेखित है कि अयोध्या के कृषक शाली और विविध धान्यों से परिपूर्ण थे। धान्य की संपन्नता से राज्य की समृद्धि मानी जाती थी। ग्रामों के चतुर्दिक जोते हुए खेत रहा करते थे जो विभिन्न फसलों से ललहाया करते थे। कौटिल्य के विवरण से साम्य रखता हुआ महाकाव्य का भी विवरण है कि चैत्र और अश्विन में उपज हुआ करते थे। चैत्र अथवा मार्गशीर्ष में जब कभी शत्रु देश पर राजा का आक्रमण होता था तब उसे पके हुए अन्न भी प्राप्त हो जाते थे। यव और गोधूम के अतिरिक्त शादी, ब्रीही, कलम और षष्टिक नामक कई प्रकार के चावल उस युग में भी उत्पन्न किए जाते थे। दाल के लिए मोदक, मांस मतलब चना, चढ़क चना, कुलित का व्यवहार किया जाता था तथा गुड़ के लिए ईख बोई जाती थी अर्थात गन्ना बोई जाती थी। कृषि कार्य के निमित्त कुदाल, हांसिया, दाँतदार जो हांसिया होता है, सूप मतलब पसोरने के लिए आदि भी प्रयुक्त किए जाते थे। इस प्रकार महाकाव्यों से तत्कालीन कृषि जीवन का सुंदर और सुव्यवस्थित चित्रण मिलता है। पूर्ववर्ती काल की ही तरह इस युग में भी हल लकड़ी के होते थे जिसके अग्र भाग पर लोहे का फल लगा होता था। हल और जुए को संबद्ध करने वाली लकड़ी के भाग को इसा कहते थे जो बैलों की सहायता से खेत जोतने के काम में आता था। बलराम का आयुध हल था, इसलिए वे हलायुध के नाम से भी विख्यात थे। उस युग में हाशिए के लिए दात्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। फसल काटने जाने के उपरांत खलिहान में लाई जाती थी और वहां उसे मर्दित करके भूसा और अन्य पृथक कर लिया जाता था। सूप से अन्न को साफ किया जाता था। इस प्रकार अन्न को साफ और स्वच्छ करके घर लाते थे। कृषि के समस्त कार्य में बैल का उपयोग किया जाता था। खेतों को जोतने के अतिरिक्त बैलों से गाड़ियां और रथ चलवाए जाते थे। अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों द्वारा ही ले जाया जाता था। तत्कालीन उपज को दो प्रकार में विभक्त किया गया था, एक वनेय और दूसरा कृष्ण। वनेय जंगली उपज
भी थी जो अपने आप उत्पन्न हो जाती थी, जैसे श्यामक, नीवार आदि। कुष्ठ वह फसल थी जो समपूर्वक पैदा की जाती थी, जैसे गोधूम अर्थात गेहूं, यव अर्थात जौ, ब्री अर्थात चावल, मास अर्थात उड़द, चढ़क अर्थात चना, तिल आदि। सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था की जाती थी। प्रायः झीलों और तड़ागों से सिंचाई का काम लिया जाता था। महाभारत में उल्लिखित है कि सिंचाई के लिए कुल्लियों अर्थात छोटी छोटी नालियों का उपयोग किया जाता था। वैसे उस युग के लोग वर्षा पर अधिकाधिक निर्भर करते थे। आज भी गांव के लोग वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। यह कहा जाता था कि पुण्यवाण और सौभाग्यशाली शासक के राज्यकाल में वर्षा समय अनुसार होती है। समय समय पर कृषकों को बीज और कर्ज भी प्राप्त होते थे। कृषकों की देखभाल के लिए सच्चे अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। राष्ट्र की समृद्धि और प्रफुल्लता इन सब कार्यों पर निर्भर थी। पतंजलि के काल में कृषि का पारंपरिक अनुकरण होता रहा। उससे हेतुमति सूत्र द्वारा इसकी व्याख्या की है तथा यह स्पष्ट किया है कि कृषि से संबंधित क्या अपेक्षाएं थी। वैसे कृषि संबंधित अनेक क्रियाएं इससे संबद्ध है। जोतना, बोना, निराना, काटना, गाहना, सलाना आदि सभी क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती थी। उस युग में कृषि को कृषिवल की संज्ञा दी गई थी। प्रायः बैल से हल जोतने का काम किया जाता था। उसे गो, अनडवान या बलिवर्द भी कहा जाता था। बैलों के रथ और सकट भी चलाए जाते थे। जो बैल हल और गाड़ी दोनों खींचते थे वे समाज में केवल एक काम करने वाले बैलों से अच्छे माने जाते थे। हल अथवा गाड़ी में जुटा हुआ बैल दम में के संदर्भ में जाना जाता था। हल को सीर भी कहा जाता था। अच्छे हल को सुहल तथा खराब हल को दुर्हल कहते थे। हल न रखने वालों को अहल, अपहल, अपसीर अथवा अपलांगल के नाम से अभिहित किया गया था। जोती जाने वाली भूमि को हत्या कहते थे और जोती हुई भूमि को सित्य कहते थे। जोती हुई भूमि को जोतने योग्य भूमि कर्ष कही जाती थी। खेतों में कभी कभी दो अन्य एक साथ बोए जाते थे। उड़द और तिल बहुधा एक साथ ही बोने का उपक्रम किया जाता था। उड़द बोने के निमित्त तैयार किए गए खेत में धान्य के रूप में उड़द के बीज डाल ले जाते थे। साथ ही थोड़े तिल भी बोए जाते थे। उर्वरा के हेतु सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। यद्यपि अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर थी और उसके लिए देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। बहुधा नदियों और उनसे निकली गई नहरों से सिंचाई होती थी। तालाब और कुओं से भी भूमि सींची जाती थी। महाभाष्य में कुएं खोदने के भी उल्लेख मिलते हैं जो पानी पीने और खेत सींचने दोनों के काम आते थे। सिंचाई से फसल सूखने नहीं पाती थी बल्कि उपज बहुत अधिक बढ़ जाती थी। कष्टपच्य और अकष्टपच्य दो फसलें लगाई जाती थी। ब्री, साली, यव, गेहूं, धूम, अड़ू मतलब ज्वार या बाजरा, मास, उड़द जिसे कहते हैं, मूंग, तिल, सरपड़ मतलब सरसों, गमूर्त मतलब मटर, उमा मतलब अलसी, मंगा मतलब सन, कपास, दाच्छा आदि की खेती उस युग में निर्बाध रूप से की जाती थी। उन्होंने भी कृषि के विस्तार से चर्चा की है। उनके अनुसार कृषि के निमित्त प्रयुक्त की जाने वाले बीजों, भूमि के भेदों और उनके गुणों का ज्ञान अपेक्षित था।
खेत जोतने के लिए लोहे की पहली फली लगा हुआ लकड़ी का हल प्रयुक्त किया जाता था, जिसे बैल गर्दन पर रखे गए जुए के साथ खींचते थे। खेतों में अच्छे प्रकार की बीज बोए जाते थे। बीजों में मिलावट करने वाले को दंड दिया जाता था। वसंत और शरद ऋतु में 2 फसलें बोई जाती थी। फसलों में कपास, जौ, गेहूं, चावल, मूंग, तिल, उड़द, गन्ना आदि प्रमुख प्रधान फसल थे। गुप्त युग और उसके परिवर्तित काल तक आकर कृषि अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। उसका विस्तार बढ़ गया था। शांति और सुव्यवस्था का युग होने के कारण इस काल में पशुपालन और कृषि का बहुमुखी प्रसार हुआ। वराहमिहिर ने 3 फसलों का उल्लेख किया है। गर्मी मतलब रबी की फसल, पतझड़ अर्थात खरीफ की फसल, साधारण समय में बोई जाने वाली फसलें जो धंधा के लिए, व्यापार के लिए बोया जाता है। ऐसी फसलों की चर्चा अमरकोश में भी हुई है। गेहूं, धान, ज्वार, ईख मतलब गन्ना, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, सब्जी, काली मिर्च, लहसुन आदि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन उस युग में होता था। उस युग में धान के निवार, साली, कमल नामक अनेक प्रकार हो गए थे। निवार, साली, कमल ये सब धान के प्रकार हैं। यही नहीं, चावल की एक फसल 60 दिन में तैयार कर ली जाती थी। कितने महीने में? 60 दिन में, अर्थात 2 महीना। नगद में उत्पन्न होने वाले चावल की सुगंध बहुत सुंदर होती थी, इसलिए बाजार में उसकी मांग अधिक थी और उसका उपज कम था। जैसे आज जीरा 32 है। फलतः इसका विक्रय मूल्य अधिक था, जिस कारण साधारण जनता इसे खरीद नहीं पाती थी। वस्तुतः इस प्रकार के चावल प्रायः बड़े घरों के लोग ही खाते थे। हर चरित्र के विवरण के अनुसार श्रीकष्ट जनपद में चावल, गेहूं, ईख आदि के अतिरिक्त सेब, अंगूर, अनार आदि भी उपजाए जाते थे। यति सिंह ने लिखा है कि भारत में ईख मतलब गन्ना, चावल, तरबूज प्रचुर मात्रा में मिलते थे तथा अनेक फसल भी प्राप्त होते हैं। केला, आम, द्राक्षा, कटहल आदि भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाते थे। उस समय केसर की खेती भी होती थी। वसु नदी मतलब आमू दरिया के तट पर और कश्मीर की घाटी में केसर बोया जाता था। वानच्वांग ने वेनसांग जिसे कहते हैं ने लिखा है कि केसर की खेती दारेल तो अफगानिस्तान का पूर्व दक्षिण प्रदेश और कश्मीर में होती थी। गरम मसालों में काली मिर्च, एला मतलब इलायची, लौंग आदि भी बोए जाते थे। पांडे देश मतलब आधुनिक केरल के तटीय प्रदेश भागों में इनकी खेती अधिकता से होती थी। सिंचाई के लिए लोग प्रायः वर्षा सिंचाई पर निर्भर करते थे। वर्षा के अभाव में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। झील, कूप, तालाब, कुल्या मतलब नहर आदि का उपयोग करते थे। सींचने के लिए भी किया जाता था। वराहमिहिर ने ज्योतिष के आधार पर नक्षत्रों का अध्ययन करके वर्षा के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी कृत्रिम झीलें बनाई गई थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से विदित होता है कि सौराष्ट्र के गिरनार नगर के निकट सुदर्शन झील थी, जिसके जल का सिंचाई में उपयोग किया जाता था। इस झील का मूलतः निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिंचाई के निमित्त किया गया था, जो स्थानीय नदियों और वर्षा के जल को बांध कर बनाई गई थी। दूसरी सदी में रुद्रदामन के काल में इस झील का बांध टूट गया था। रुद्रदामन के जो काल में दूसरी ईस्वी में टूट गया था, जिसका जीर्णोद्धार उसने अपार धन व्यय करके सैकड़ों लोगों को लगाकर कराया था। किंतु 5वीं सदी में स्कंदगुप्त
के काल में यह झील निरंतर वर्षा के कारण अचानक उफन पड़ी तथा उसका जल समुद्र की तरह हो गया। इसे गिरिनार नगर की सुरक्षा को भय उत्पन्न हो गया था तथा नागरिक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भय और विषाद से भर उठे। ऐसे समय गिरनार नगर के अधिकारी जो थे नागरिक गिरनार नगर के स्कंदगुप्त के काल में वो थे चक्रपाली ने अंतिम साहस दिखाकर 2 महीने तक सहस्त्रों लोगों को रात दिन लगाकर अपार धन व्यय करके झील के बांध का पुनरुद्धार किया। इस विवरण से स्पष्ट है कि सिंचाई के निमित्त बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण ही नहीं बल्कि उनके रखरखाव और मरम्मत की भी व्यवस्था की जाती थी। पूर्व मध्यकाल युग तक आकर कृषि सुव्यवस्थित विकास हो चुका था। अनेक प्रकार के चावल, कोदो, सरसों, तुरंगू, जरतिल, निवार आदि की खेती होती थी। मसूर, कलाय, इल्ला और आड़क की दालें खाई जाती थी जिन्हें सुनियोजित ढंग से बोया जाता था। 17 प्रकार के अन्नों का उल्लेख मेधातीत ने किया है। कपूर और अगूर जैसे मूल्यवान पदार्थों का उत्पादन किया जाता था। शर्करा और इचूखंड मिठाइयाँ मतलब गुड़ की मिठाइयाँ जिन्हें उस काल के लोग बड़े चाव से खाते थे। उत्तरी बंगाल मतलब कुंड प्रदेश में उत्पादित की जाने वाली ईख अर्थात गन्ने देश में विख्यात थी। उपज को ध्यान में रखकर खेतों का वर्गीकरण किया गया था। फलतः अनेक प्रकार की भूमि खंड बन गए थे, जैसे उपजाऊ मतलब उर्वरा, बंजर मतलब रीढ़, परती मतलब खिल, रेतीली मतलब मरु, ठीक, उच्च मतलब मिर्चा, शाडवल, नडवल, काली, पीली, ठीक। भूमि की अपनी पृथक पृथक विशेषताएं होती थी। अपने उन्हीं विशेषताओं के कारण उन भूमि खंडों में विशेष पदार्थ बोए जाते थे। साली, व्रीहि, कोद्रव, मुद्ग, माश मतलब उड़द, सरसों, भंग, अलसी, बाजरी, सब्जी आदि विशेष भूमि में बोई जाती थी। अरब लेखकों ने पश्चिमी भारत की भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बताया है, जहां विभिन्न वस्तुएं अधिकता से उत्पन्न होती थी। नारियल, बादाम, संतरा, अंगूर, नींबू, आम आदि का विवरण उन लेखकों ने दिया है। हेमचंद्र ने गोधूम, ज्वार, धान आदि का उल्लेख किया है। सोमदेव के अनुसार अवधेय जनपद की मिट्टी काली थी। सोमदेव के अनुसार यौनधेय जनपद की मिट्टी काली थी। सिंचाई का अधिकतर कार्य वर्षा पर निर्भर करता था। श्रमिकों की सहायता से खेत को जोतने और बोने का काम होता था। उस समय अनेक लोग हल से खेत जोतने के काम में लगे रहते थे। हल से जोतने का काम करने वाला हलजीवी कहा जाता था। खेत क्षेत्र के नाम में से जाना जाता था। खेत का विशेष व्यक्ति क्षेत्रज्ञ कहलाता था। पूर्व मध्ययुगीन भारत में उपज प्रचुर मात्रा में होती थी, जिससे सभी लोग पूर्व सुख रहते थे। विविध प्रकार के अन्न से तत्कालीन जीवन संपन्न था तथा वसुंधरा के रूप में पृथ्वी चिंतामणि के समान शस्य संपत्ति बिखेरती थी। फसल इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती थी कि उनकी लवनी कर पाना, लूने धान की दौनी कर पाना, दौनी किए धान को इकट्ठा कर पाना अत्यंत श्रम साध्य और कठिन कार्य था। इस प्रकार अन्न से संपन्न होने के कारण लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे पृथ्वी स्वर्ग से कल्पद्रुमों की शोभा लूट रही है। अनवर भूमि को उसर, उर्वर भूमि को उसर कहा जाता था। ऐसी भूमि मूर्खों के लिए मतलब मूर्ख के लिए तपोर देश के समान थी, जिसमें जोतना बोना और सींचना निरर्थक था। अरबी यात्री
सुलेमान ने तत्कालीन भारत के चावल गेहूं जैसे अन्न की चर्चा की है। लक्ष्मीधर ने गोधूम के नाम से गेहूं की व्याख्या की है। चंडेश्वर ने भी अन्य अनाजों के साथ गेहूं का उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने धान्य अथवा अन्य धान अथवा फसल उत्पन्न होने वाली भूमि को क्षेत्र मतलब खेत कहा है। मूंग, प्रियंगू, तिल, बिरहीद, कोदो आदि अनाजों के नाम पर अलग अलग खेत के नाम थे। हरी फसल बोई जाने वाली भूमि को केदार मतलब केदारण्य कहा जाता था। सूखी भूमि को ऊसर क्षेत्र कहते थे। कुछ ऐसी भूमि थी जिससे कृषि योग्य बनाया जाता था। खेतों की नाप कांड के रूप में की जाती थी। एक कांड का क्षेत्र होता था 24x24 वर्ग फुट था। 2 कांड का अर्थ 48x24, 3 कांड का अर्थ 72x24। जोतने को कर्ष कहते थे। जोतने को कर्ष कहते थे। कभी कभी 2-3 बार खेत जोत जाते थे। खेत जोतने में हल को उल्टा और तिरछा करके भी चलाया जाता था ताकि भूमि की मिट्टी बोवाई के निमित्त अधिक भुरभरी हो जाए। लोहे के फल लगे हुए हल को शंभ कहते थे। इससे गहरी जुताई होती थी। इस प्रकार का लोहे के फल वाला हल साधारणतः अन्य हलों में से बड़ा होता था तथा उससे जुताई गई और व्यवस्थित होती थी। भूमि के विस्तार और आधिक्य के अनुसार खेत जोतने के लिए 1 हल, 2 हल या 3 हल भी चलते थे। परम हल, उत्तम हल, परम हल, उत्तल हल, बहु हल भी होते थे। 1 हल की भूमि एकड़ होती थी। 1 हल की भूमि 1/2 एकड़ होती थी। 2 हलों की भूमि 2/3 होती थी। 3 हलों की 4 एकड़। हल में जोता हुआ बैल हालिक तथा सारिक कहा जाता था। किसान अथवा कृषक को अहल जिनके पास अपना हल नहीं होता था, सुहल जिनके पास अपना हल होता था, अच्छा हल होता था, बुरहल जिनका हल पुराना और खराब होता था। यही नहीं, किसान के लिए अनेक शब्द व्यवहित होते थे जैसे कुटुंबी, कर्षक, क्षत्रिय, हली, कृषिबल अथवा क्षत्राजीव, सिरस्त आदि। बीज को वे क्षेत्र में प्रायः छींट कर बोते थे। फसल पक जाने पर वे कटनी लवनी की करते थे। फसल काटने को वे लोग लूनक कहते थे। खलिहान में लाने के बाद फसल की मड़नी कहते थे। तत्पश्चात निकाल करते थे। खलिहान में भूसे के ढेर को खेल भूस कहते थे जिसमें सभी अनाजों के भूसे होते थे। यद्यपि जौ के भूसे के ढेर के लिए अलग शब्द व्यवहित होता था जिसे यवभूसम कहते थे। वर्ष में 4 प्रकार की फसलें बोई जाती थी। शारदा जो फसल शरद में बोई जाती थी, हेमंत जो फसल हेमंत ऋतु में बोई जाती थी, ग्रीष्मक जो फसल अश्विनी में बोई जाती थी उसे ग्रीष्मक बोलते थे। अगहन में पकने वाली फसल को आग्रहालिक कहते थे। वसंत में पकने वाली को वसंतय, शरद में पकने वाली को शारदा, शिशिर में पकने वाली को शैशिरा। 12वीं सदी में सर्वदानंद ने अमरकोश पर टिप्पणी करते हुए विवृत किया है कि व्रीहि अर्थात चावल, आशु व्रीहि अर्थात शीघ्र पैदा होने वाला चावल, गोधूम, मुगद, कलाय, कुलथ आदि विविध प्रकार के अन्न उत्पन्न होते थे। पटोल मतलब परवल, कारविल्लक मतलब करेला, करेला को कारविल्लक, स्वंज मतलब सज्जा, हिंचा साग, कुष्मांडक आदि अनेक सब्जियां भी उत्पन्न की जाती थी।
मानसोल्लास में भी अनेक प्रकार के फसलों का उल्लेख हुआ है। कृषि कर, कृषि कर, कृषि कर कृषकों से राजा भूमि कर लेता था, जिसके लिए ग्राम भोजक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। उपज का एक भाग राजा का भाग होता था, जो समय अनुसार परिवर्तित होता रहता था। गौतम ने उत्पादन का 1/10 भाग, 1/8 भाग, 1/6 भाग हिस्सा राजभाग के रूप में माना है। वैदिक युग में यही राजभाग बलि कहा जाता था, जो बौद्ध युग में भी प्रचलित था। बलि के माध्यम से वस्तु को कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। बौद्धायन और वशिष्ठ ने लिखा है कि राजा उत्पादन का 6ठा भाग प्राप्त कर सकता है। नारद और विष्णु के अनुसार भी उपज का 6ठा भाग प्राप्त करने का अधिकार था राजा को। मनु ने लिखा है कि राजा उपज की 6ठा भाग अथवा 8वां भाग अथवा 12वां भाग प्राप्त करता था। वैसे आवश्यकता पड़ने पर वह उपज का 4था भाग भी ले सकता था। कौटिल्य के अनुसार राष्ट्र के अंतर्गत समाहर्ता नामक अधिकारी विभिन्न प्रकार के कर वसूलता था। उसने 13 प्रकार के राजकरों का उल्लेख किया है, जिसमें भाग नामक कर अन्न के उत्पादन पर निर्भर दिया जाने वाला राजकर था। बलि नामक कर का उल्लेख उसने उपहार अथवा मांगने पर प्राप्त होने वाले धन के रूप में किया है। उस समय राज की भूमि भी होती थी, जिसका पूर्ण उपयोग राजा करता था। कभी कभी राज की भूमि को राजा की भूमि होती थी, जिसका पूर्ण उपयोग राजा करता था। कभी कभी राज की भूमि को राजा की सहमति पर कृषक जोतते बोते थे और उपज का आधा भाग राजा को प्रदान करते थे, अर्थात अधिया खेती। श्रम करने वाले श्रमिक को उपज का 1/4 भाग अथवा 1/3 भाग मिल पाता था। राज्य की भूमि का समुचित उपयोग न कर पाने पर कृषक को राजभाग प्रदान करना पड़ता था। भूमि कर के साथ साथ कृषक द्वारा राजा को जल कर भी प्रदान किया जाता था, जिसे उदक भाग कहा जाता था। अपने परिश्रम से खोदे हुए कुएं अथवा तालाब से घड़े द्वारा जल खींचकर सिंचाई करने वाले किसान को फसल का 5वां भाग जल कर के रूप में प्रदान करना पड़ता था। अपने कंधे पर जल लाकर खेती करने वाले किसान फसल का 4था भाग, राजकीय नहर से सिंचाई करने वाले भाग 1/3 राजा को जल कर के रूप में देते थे। भूमि की उपयुक्तता तथा सिंचाई के साधन से उसकी संपन्नता को दृष्टि में रखकर भूमि कर की व्यवस्था की गई थी। वर्षा बीज और कृषक के श्रम पर विचार करके अधिक से अधिक उपज का 1/3 या 3/4 भाग अथवा कम से कम उपज का 5वां भाग भूमि कर के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस संबंध में मेगास्थनीज का कथन है कि राजा भूमि की उपज का 4था भाग कृषक द्वारा प्राप्त करता था या कृषक से प्राप्त करता था। महाकाव्य में उपज के भाग को राज कर के रूप में स्वीकार किया गया है। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के नाते राजा अनेक प्रकार के करों का स्वामी भी था। कृषि कर के रूप में कभी कभी वह उपज का 1/10 भाग मतलब 10वां भाग उपज का 10वां भाग प्राप्त करता था। महाभारत के उल्लेख के अनुसार उपज का 10वां भाग या 6ठा भाग तक कृषि कर के रूप में राजा भाग स्वीकार किया जाता था। अशोक के रुमंदेई स्तंभ लेख से विदित होता है। अशोक के रुमंदेई स्तंभ लेख से विदित होता है कि उसने बुद्ध के जन्म स्थान को निर्देश दिया था। उसने बुद्ध के जन्म स्थान से प्राप्त होने वाले राजभाग को कम से करके 1/8 भाग वसूल करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था। राजभाग को कम करके उपज का 8वां भाग वसूल करवाता था अपने अधिकारियों से, जो साधारणतः राज्य को प्राप्त होने वाले राजकर का आधा भाग था। वैसे राजभाग उपज का 4था भाग ही लिया जाता था। अस्वाभाविक मतलब लावारिश धन से
राजा को भाग मिलता था, 1/6 या 1/10 या 1/12, मतलब छठा भाग अथवा 10वां भाग अथवा 12वां भाग होता था। इस प्रकार का राजभाग प्राप्त करना उसका धर्म माना जाता था, राजा का धर्म था। भूमि कर प्रायः देश और काल के अनुसार उपज को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता था। इस संबंध में ब्राह्मण स्त्रियों और बालकों से कर नहीं ग्रहण किया जाता था, नहीं लिया जाता था। राजा का प्रयास सर्वदा उपज को अधिकाधिक समृद्ध करने में होता था। भूमि और कृषि के प्रति अपने किए जाने वाले कार्यों के बदले में वह भाग, भोग, दंड, उपरिकर, ऋण आदि विभिन्न प्रकार के भाग प्राप्त करता था। लाल सेन ने 3 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है जिनसे राजा को कर प्राप्त होता था। ऐसी भूमि के नाम थे वास्तु, क्षेत्र और खिल्य। वास्तु वह भूमि थी जहां आवास का निर्माण किया जा सकता था। इसके लिए व्याभू शब्द का भी व्यवहार होता था, जिसका संबंध दामोदर देव के मेयर प्लेट में और विश्व रूप सेन के साहित्य परिषद प्लेट में मिलता है, जिसे निहार रंजन रे ने गृह निर्माण भूमि अथवा आवासीय भूमि के रूप में स्पष्ट किया है। किंतु डॉक्टर डीसी सरकार ने ऐसी भूमि को व्यामिश्र भूमि अथवा मिली जुली भूमि के रूप में माना है, जिसमें वास्तु भूमि, नल नाल भूमि, कृषि योग्य और खिल्य भूमि अर्थात बंजर भूमि सम्मिलित रहती थी। खिल के लिए अपहृत शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अमरकोश और वैजयंती में खिल और अपहृत का एक ही अर्थ में विवृत किए गए हैं। कुछ अभिलेखों में सगर, तोमर और सजल स्थल नामक दूसरे प्रकार के भूमि का विवरण मिलता है। गर्त का अर्थ ऊसर भूमि से था जो जोती नहीं जा सकती थी। सजल भूमि वह थी जो जल से सिंचित होती रहती थी। 11वीं सदी के लेखक अलबुर्नी का कथन है कि कृषक जो कुछ फसल और पशुओं से अर्जित करता था, उसमें से वह राजा को कर देने के लिए बाध्य है। वह अपनी कृषि आय का 1/6 भाग, मतलब कृषि का 6ठा भाग, आय का 6ठा भाग राजा को प्रदान करता था, ऐसा अलबुर्नी कहता है। 11वीं सदी का लेखक है। इस संदर्भ में मध्यकालीन लेखक लक्ष्मीधर ने प्राचीन कालीन शास्त्रकार लक्ष्मीधर ने कहा है, क्या कहा है? वो भी कहता है कि 1/6 भाग ही दिया जाता है। प्राचीन कालीन शास्त्र मनु, बृहस्पति, विष्णु, गौतम के विचारों को उद्धृत करते हुए लक्ष्मीधर कहते हैं कि भूमि कर, उपज का, आय का 1/6 भाग या 1/8 भाग या 1/12 भाग मनु के अनुसार था। मनु मानते हैं 1/6, 1/8, 1/12। ठीक। गौतम का कहना है कि 1/6, 1/8 अथवा 1/10। गौतम, बृहस्पति, विष्णु ये तीनों मानते हैं 1/6, 1/8, 1/10। सोमेश्वर के अनुसार भी भूमि की उर्वरता के आधार पर 1/6, 1/8, 1/12 भाग राजभाग के रूप में राजा को प्राप्त होता था। भूमि की उपज पर लगने वाले राजकर काल, अवस्था और स्थिति भेद के कारण भिन्न भिन्न होता था। यह भिन्नता 1/4 से लेकर 1/12 के बीच होती थी, किंतु राजभाग प्रायः सदंश वृत्ति अथवा भूमि उपज की 6ठा भाग होता था, जो कालांतर में सदभाग वृत्त के रूप में प्रयुक्त होने लगा था। वस्तुतः भूमि कर भूमि की स्थिति, उर्वरता, सिंचाई, उपज आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता था। सुख और समृद्धि के समय सदभाग के ही राजा भाग के रूप में प्राप्त किया जाता था, किंतु प्रभुत धान्य होने पर या राष्ट्र के आपत्ति काल में यह राजभाग उपज का 1/3 अथवा 1/4 हो जाए तक राजा प्राप्त कर सकता था। पूर्व मध्य युग तक आकर समाज में कृषकों से अनेक प्रकार के कर लिए जाने लगे थे, जैसे भाग, भोग, बलि कर, धान्य,
हिरण्य, उद्दंग, उपरिक, कर, उदक भाग, प्रतिभाग आदि इस संबंध